संस्था में हरदीप पुरी काम करते रहे, उस संस्था को एप्स्टीन ने फंड दिया हुआ है। उस संस्था से एप्स्टीन के रिश्ते बहुत ज्यादा बड़े स्तर के हैं, उसमें बहुत सारी चीजें, और वहां ये काम करते रहे और फिर ये भी एप्स्टीन से मिलते जुलते रहे। इतने से कम इतनी नैतिकता तो बनती ही है कि जब आपको सब तथ्य पता हो गए कि एप्स्टीन क्या था क्या नहीं था, आप बेनिफिट ऑफ डाउट ले रहे हैं कि आपको नहीं जानकारी थी कि 2008-9 में क्या हुआ। एप्स्टीन मर चुका है, उसका जो उसकी सहयोगिनी जो थी वो जेल में है, और ये लोग वहां से 7 समंदर पार रहते हैं, और इनके लिए ये झूठ बोलने की एक सुविधा है कि ये कह दें कि हमारा कोई संबंध और चीजों से नहीं था। मुझे लगता है कि ट्रंप का एसोसिएशन तो एप्स्टीन के साथ बहुत गहरा था। अब अगर गहरा था और कुछ चित्र भी ऐसे आए हैं जो उनको वहां तक पहुंचाते हैं जहां उन पे पीडोफिलिया वाला मामला लग सकता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा आदत हर खबर की। एक खबर ये है कि जो एप्स्टाइन फाइल को लेकर इतना बवाल मचा हुआ है भारत में भी, भारत के बाहर तमाम अलग और देशों में, और इसका जो जहां से इसका ओरिजिन निकल रहा है पूरा का पूरा यानी अमेरिका से, वहां पर एक बहुत ज्यादा हंगामा इसको लेकर के चल रहा है। खबर ये आ रही है कि हिलरी क्लिंटन जो है, पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन उनकी पत्नी, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि ट्रंप प्रशासन जो है इस फाइल को खुलकर के सामने नहीं ला रहा है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह जी जुड़ रहे हैं। सर से ही हम इस बात पे चर्चा करेंगे आखिरकार ये सामने नहीं लाने की क्या बड़ी वजह है। और सर ये एक सवाल ये उठता है कि ट्रंप मतलब कितना क्लैरिटी से इस एप्स्टाइन फाइल को सामने रख रहा है, क्योंकि भारत के भी बड़े पद इस घेरे में आ रहे हैं, ब्रिटेन के भी आ रहे हैं, तमाम और लोग हैं जो कि इसमें घिर चुके हैं। तो आखिरकार ट्रंप चाहते क्या है? क्या वाकई में वो छुपा रहे हैं और बंद दरवाजे से पीछे से धीरे धीरे करके चीजों को निकाल रहे हैं? देखिए, जितने डॉक्यूमेंट्स अभी तक आए हैं उनमें सब में वो लिखा हुआ रिडेक्टेड हैं वो सारे के सारे। उनमें काफी चीजें तो रोकी गई हैं, ये सही है। और जो अभी तक आए हैं वो एडिटेड हैं एक हद तक, कि उसमें से वो चीजें उन्होंने निकाली हैं जो सीधे डैमेज न करें। लेकिन जितनी आई है उससे लगता है कि ट्रंप का एसोसिएशन तो एप्स्टीन के साथ बहुत गहरा था। अब अगर गहरा था और कुछ चित्र भी ऐसे आए हैं जो उनको वहां तक पहुंचाते हैं जहां उन पे पीडोफिलिया वाला मामला लग सकता है। अब क्या वो स्टेज है डॉक्यूमेंट्स में या नहीं है, हमें नहीं पता। लेकिन चीजों को छुपाने से जरूर इस तरह की शंकाएं बढ़ती हैं। और अगर हिलरी क्लिंटन इस बात को कह रही हैं तो हो सकता है कि उनके पास कुछ और जानकारियां हो, चूंकि वो लोग प्रशासन में रहे हैं, उनके पति राष्ट्रपति रहे हैं, और वो डेमोक्रेट सबसे बड़ी नेता है इस समय। तो और उन लोगों ने बयान भी दिया है कि वो सहयोग करेंगे जांच में और आगे जो भी कार्रवाइयां होंगी। तो हो सकता है कि कोई ऐसी चीज बड़ी हो जो इस समय के मौजूदा राष्ट्रपति के लिए समस्या बन सके, इसलिए उसको छुपाने की कोशिश हो रही हो। इसमें कोई शंका नहीं करनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। और निश्चित ही भारत से संबंधित चीजें भी भारतीय जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो पूरी कोशिश करेगा कि अगर कोई नकारात्मक चीज है और वो जानकारी उनको है तो, लेकिन मुझे लगता है कि वो जानकारियां जो थी लगभग आई हैं। अब वो एक नई जानकारी उस महिला के बारे में हमारे दूतावास के रोल को लेकर है कि उसको सूचना 2020 में मिल गई थी, लेकिन उसने क्या किया और क्या हुआ उसका, उसको मदद की कोई दरकार है क्या है, कहाँ है वो, ये सारी चीजें अभी गायब हैं। और ये तो भारत में भारतीयों को बताना चाहिए। जी जी सर, क्योंकि बीबीसी को उन्होंने इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही है। एक बड़ा पैटर्न देखने को मिल रहा है सर इस पूरी परिस्थिति में। जिस तरह से एप्स्टाइन फाइल को लेकर के विदेश में तमाम ऐसे चेहरे सामने निकल कर आ रहे हैं जो बहुत गंभीरता से इस बात को ले रहे हैं, जिन्होंने इसको इतना बड़ा इशू समझा हुआ है, जबकि मॉडर्निज्म और पता नहीं ना जाने रिश्तों को लेकर के हम बोलते कि वेस्टर्न कल्चर से क्या ही सीखेंगे, भारत से सीखिए। और यहाँ पता लगता है कि भारत में जो मंत्री हैं उन पर उनका नाम जब इसमें आता है तो वो इसको उस गंभीरता से भी नहीं ले रहे हैं कि वो इस पर कोई जवाबदेही में अपना, क्योंकि मी टू कब में जब मी टू कैंपेन चला था तो एमजे अकबर ने अपना रेजिग्नेशन दिया था, लेकिन यहाँ पर इतनी गंभीर चीज निकल के आ रही है लेकिन मंत्री जो है वो उल्टा अटैक कर रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे बीजेपी यहाँ पे भारत में उल्टा हमलावर हो गई है सामने विपक्ष पर। जी
देखिए, भारत में तो ये खैर इस तरह की परंपरा रही है। एमजे अकबर को भी काफ़ी समय लगा था और शुरू में उनको बचाने की कोशिशें भी हुई थी, लेकिन वो तो जो उनके विक्टिम थे, वो सब लोग अड़े रहे अपनी बातों पर और बहुत उन्होंने साहस के साथ कोर्ट्स तक में उसका मुकाबला किया और सारे अपमान और सारे दंश को सह के एक पुरुष प्रधान समाज में ये बहुत आसान नहीं होता किसी भी स्त्री के लिए और अनेक स्त्रियों ने उस मामले में एक स्टैंड लिया था। जी। वहाँ तक पहुँचे। ये सुविधा इस बार के इन लोगों को प्राप्त है चूँकि एप्स्टीन मर चुका है, उसका जो हाँ। उसकी सहयोगिनी जो थी वो जेल में है और ये लोग वहाँ से 7 समंदर पार रहते हैं और इनके लिए ये झूठ बोलने की एक सुविधा है कि ये कह दें कि हमारा कोई संबंध और चीज़ों से नहीं था क्योंकि ऐसा नहीं संभव है कि हर चीज़ रिकॉर्ड पे ही हो। बहुत सारी चीज़ें तो अलिखित रह गई होंगी। बहुत सारे सब चीज़ों के बयान, सबके वीडियो, सब चीज़ें थोड़ी उपलब्ध होंगी। हर बार तो उसने नहीं लिखा होगा ईमेल पर कि ये हुआ और वो हुआ। तो हमें नहीं पता कि कौन कहाँ है लेकिन जो थोड़ा बहुत आया है, उतने से दुनिया में जो सभ्य दुनिया है, पश्चिम है पर्टिकुलरली यूरोप, यूरोप में सभी जगह सेंसिटिविटी है। सीधे कुछ भी नहीं है ब्रिटिश प्रधानमंत्री का, लेकिन सिर्फ इसलिए कि एक उनके अधीन कोई कर्मचारी वहाँ से जुड़ा रहा, इतनी सी और बात पे उन्होंने रिजाइन किया। उनको लेने-देने का पड़ रहा है और मतलब मतलब उनका कोई सीधे डायरेक्ट हाँ, नहीं है, ना और उस कर्मचारी ने रिजाइन कर दिया है, मतलब जो कर्मचारी जानकारी ने है रिज़ाइन उसमें। कर दिया है, स्लोवाकिया में कर दिया नॉर्वे में बहुत से रेज़िग्नेशन हो गए हुँ। और जिस संस्था वो आईपीआई या क्या नाम है, जिस संस्था में हरदीप पुरी काम करते रहे, उस संस्था को एप्स्टीन ने फंड दिया हुआ है। उस संस्था से एप्स्टीन के रिश्ते बहुत ज़्यादा बड़े स्तर के हैं, उसमें बहुत हुँ, हुँ। सारी चीज़ें और वहाँ ये काम करते रहे और फिर ये भी एप्स्टीन से मिलते-जुलते रहे। इतने से कम इतनी नैतिकता तो बनती ही है कि जब आपको सब तथ्य पता हो गए कि एप्स्टीन क्या था, क्या नहीं था, आप बेनिफिट ऑफ डाउट ले रहे हैं कि आपको नहीं जानकारी थी कि 2008-9 में क्या हुआ। लेकिन अब हुँ। जब आपको जानकारी है तो एक मॉरल चीज़ भी तो होती है, एक नैतिक आभा भी तो होती है। लेकिन लगता है कि वो इस दौर के निज़ाम में कहीं किसी में नहीं है और इस पूरे मामले को सीधे-सीधे भारत के स्तर पर तो हम यही देख रहे हैं कि इसमें कोई किसी गंभीरता से इसमें मतलब इसमें शामिल होना नहीं चाहता। बल्कि चुपचाप चाहते हैं कि ये किसी तरह दरी के नीचे बात चली जाए। सर इसमें इनका ये कहना है हिलरी क्लिंटन का कि जितने भी दस्तावेज हैं वो सब सार्वजनिक कर दिए जाएं, कुछ भी जी, छिपाया ना जाए। उससे जी, जुड़े हुए जो लोग हैं, जो उसमें अपने विटनेस या जो लोग जिंदा जो अपनी बात कह सकते हैं, उन्हें आने दिया जाए, एक एक करके उन्हें गवाही ली जाए। लेकिन जी, यहाँ पर परिस्थिति ये दिख रही है जैसे कि अ, क्योंकि ट्रम्प के कंट्रोल में ये सारी चीजें, और ट्रम्प इन दिनों जिस तरह से दूसरे देशों के साथ नेगोशिएशंस कर रहे हैं, तो क्या ये फाइल भी उस इंटरनेशनल रैकेट का सर्किट का हिस्सा हो सकती है, जहां पर एक अलग तरह की, एक अलग लेवल की ब्लैकमेलिंग चल सकती है, जहां कोई व्यक्ति विशेष खुद को बचाने के लिए देश के साथ भी कुछ ऐसी डील्स कर सकता है जो जिसमें इसका खुद का बचाव हो रहा हो, भले ही देश को नुकसान हो। क्या देखिए पॉसिबिलिटीज हैं ये सब? देखिए, एप्स्टीन का अस्तित्व ही ये साबित करता है कि दुनिया में जो सर्वोच्च शिखर है हमारी दुनिया के, जो आर्थिक रूप से और सामरिक रूप से सफल रहे, जिन्होंने एक सदी में दुनिया का नेतृत्व किया, जिन्होंने अपने आप को खुद दुनिया का दरोगा नियुक्त कर रखा था, जिन्होंने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बनाए जिनके सारे मतलब प्रस्तावनाएँ जो हैं, नैतिकता पर आधारित थीं। वो सब लोग जो हैं, हम उनको पा रहे हैं कि वो सचमुच वैसे नहीं थे जैसे हम उन्हें जानते थे। हम उन्हें पा रहे हैं कि वो वैसे ही कमज़ोर और गलत लोगों में रहे हैं, जैसे दुनिया में हम अपने देशों वगैरह में देखते थे और सोचते थे कि जो सभ्य दुनिया है उसमें इस तरह की विकृतियाँ इस लेवल की नहीं हैं। हमारे यहाँ तमाम बालिका गृहों वगैरह के बहुत सारे अत्याचारों की खबरें हम जानते, पढ़ते, सुनते रहे हैं। जी। हम जानते हैं आजकल हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे जो हैं किडनैप होते हैं और हमें नहीं मालूम कि उनके साथ उसमें ज़्यादातर बच्चियाँ होती हैं। तो हम उनकी कुछ टूटी-फूटी सूचनाएँ हमारे पास होती हैं उनको संयोजित करके हम एक इस तरह से बड़ा आरोप या इस तरह की कोई बड़ी जाँच करने लायक भी हमारे पास हमारा सिस्टम भी इस तरह का वो नहीं है, उत्साहित नहीं होता। कोर्ट्स वगैरह भी ढीली-ढाली हैं, लोगों को ज़मानतें मिल जाती हैं। जो जो मतलब गलत लोग होते हैं उनको आसानी से ज़मानतें हमारे यहाँ हमारे जैसे सिस्टम में मिल जाती हैं। अमेरिका में कम से कम ये ताकत है
कि इस मामले का सामने आने के बाद वहाँ की संस्थाओं ने इसका एकदम जबरदस्त इसकी इंक्वायरी की। जितनी वो सूचनाएँ जुटा सकते थे, जो संभव था, वो ज़्यादातर उन्होंने जुटा ली। अब भले ही उसको छिपाने की कोशिश हो रही है, फिर भी इतना सब बाहर आया है कि छिपते-छिपते भी बहुत कुछ एक परिदृश्य तो सबके सामने है दुनिया में। बहुत मनुष्यता देख भयानक है सर, बहुत भयानक है ये। जो है सामने वो इतना भयानक है और इतना बुरा है और इस तरह का है कि उसको मतलब उसके बारे में बहुत जुगुप्सा होती है, अजीब-सा फ़ील होता है उस पर बातचीत करना या उसको पढ़ना, उसको जानना, उसके चीज़ों को सुनना। लेकिन वो समाज कम से कम उस गड़बड़ी से लड़ने की कोशिश करता हुआ मिल रहा है। वहाँ एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है जो इस तमाम गड़बड़ियों के बावजूद आज भी अपने राष्ट्रपति तक को निशाने पर ले रही है। मेमे बन रहे हैं, उनकी आलोचना हो रही है, कार्टून बन रहे हैं, बात कही जा रही है, खबरें आ रही हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं। हमारे यहाँ एकदम मुर्दनी छाई हुई है और हम्म। हर बात पर कोशिश यही होती है कि उसको दरी के नीचे कर दिया जाए। उत्तराखंड में अंकिता वाला मसला दरी के नीचे है। अभी पटना में जो कांड हुआ था हमें नहीं पता। बालिका गृह वो वाला जो तो चलिए हॉस्टल्स में लड़कियों को ये बिल्कुल मतलब लड़की की गृह जान में चली जाती है इसके लिए। बालिका गृह में जो हुआ था वो एक पत्रकार की मेहनत, संतोष की मेहनत से बहुत चीज़ें सामने आई, उसमें थोड़े बहुत दंड मिले लोगों को। लेकिन अभी हमारे यहाँ पता नहीं कहाँ-कहाँ, क्या-क्या हो रहा है चूँकि हमारे यहाँ इस तरह से जाँच वगैरह करने वाले और जवाबदेह प्रशासन नहीं है। हमारे यहाँ कोई किसी चीज़ का जवाब ही नहीं देता। जो संस्था जहाँ जिस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार है, आप उससे कुछ जानकारी नहीं ले सकते। जो जानकारी पाने के हमारे हक थे, उन सबको डाइल्यूट कर दिया गया है इस दौर में आरटीआई वगैरह को और उनको धीरे-धीरे ऐसा कर दिया जा रहा है कि उनसे आपको कुछ पता ना चले। बहुत सारी संस्थाओं से उनको अलग कर दिया गया है। प्रधानमंत्री जी से जुड़ी हुई किसी चीज़ का आप कोई जानकारी नहीं ले सकते। देश के कुछ क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं, उनसे संबंधित जानकारियाँ भी आपको नहीं मिलती। कोर्ट्स वगैरह में तो पहले ही मुश्किल था। तो बिल्कुल और सर। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ने सुरक्षा और दूसरे कारणों के बहाने बना लिए हैं और उनको मौका दे दिया गया है। और दूसरे इंस्टीट्यूशंस के हेड इस तरह से चुने जा रहे हैं, जिनकी नौकरियाँ सरकार के रहमो-करम पर हो गई हैं, तो वो सरकार से संबंधित कड़े मामलों में बड़े फैसले ले नहीं सकते। तो कुल मिला-जुला के जो परिदृश्य हमारे यहाँ तो बड़ा अजीब है, लेकिन वहाँ कम से कम इसकी कशमकश चल रही है और अभी तो आधे से कम डॉक्यूमेंट्स आए हैं। अभी कहा जा रहा है कि उससे ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स जितने आए हैं, उससे ज़्यादा अभी नहीं आए हैं। जो आए हैं, वो भी रिडेक्टेड हैं। तो बहुत सारी सूचनाएँ हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ की डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पब्लिक धीरे-धीरे करेंगे और हो सकता है कि उसकी पहुँच जो है जहाँ तक हम अनुमान लगा रहे हैं वहाँ तक पहुँचे और वहाँ इस तरह के भी फैसले हो जाएँ। नवंबर में वहाँ फिर से चुनाव अक्टूबर-नवंबर में है। वो एक बड़ी वहाँ जिसकी बड़ी प्रतीक्षा हो रही है। उससे एक टेस्ट भी होगा कि क्या ट्रम्प अपनी लोकप्रियता के उसी शिखर पर हैं जिसकी वजह से वो राष्ट्रपति बने थे या उन्होंने कुछ गँवा दिया है? और इन सब चीज़ों का क्या असर पड़ा है? और अमेरिकी समाज उस सब को कैसे ले रहा है? ये सब चीज़ें वर्षांत तक साफ होंगी। फिलहाल तो अभी ट्रम्प अपना जो भी चाह रहे हैं करने की कोशिश करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। लेकिन एप्स्टीन फाइल्स ने निश्चित तौर पर सभ्य दुनिया को एकदम झकझोर के रख दिया है। बिल्कुल सर, ये इस तरह के सच होते हैं जो कि जब खुलकर सामने आते हैं तो बहुत बड़े बदसूरत रूप में दिखाई देते हैं कि हमारा जी, समाज कहाँ है। क्योंकि मैंने खुद बहुत लंबे वक्त इन्वेस्टिगेशन में इसी तरह से बच्चियों को बचाना, रेड करना, रैकेट को बस्ट करना, ये सब किया है। तो मैं समझ सकती हूँ कि जो आप कह रहे हैं कि कहाँ-कहाँ क्या-क्या हो रहा है, ये मैं समझती हूँ कि कहाँ-कहाँ कितना क्या-क्या हो रहा है। अभी भी मुझे कितनी बार अलग-अलग इस तरह के इनपुट्स मिलते हैं सोर्सेज़ से, ये सब हो रहा है। यहाँ पर सर एक केस मुझे याद आता है संजना जॉन के ब्रदर का, आनंद हुँ, जॉन, जो कि हुँ, कई साल पहले अमेरिका में एक फैशन डिजाइनर के तौर पर वहां पर स्टैब्लिश हो रहे थे। फिर उन पर रेप केसेस लगते हैं। 12 हुँ, रेप केसेस में उन्हें 59 इयर्स की जेल होती है। हुँ, मतलब जो उम्र भी खत्म हो जाए तो जेल खत्म ना हो और वो लगातार जेल में हैं। हुँ, और उनकी परिवार का, उनकी माँ और बहन का ये कहना था कि क्योंकि वो अमेरिका में इंडियन हैं और एक बहुत अच्छी शिखर पर जा रहे थे, टाइम्स मैगज़ीन के फ्रंट पेज पर आ गए, तो उनके खिलाफ एक लॉबी ने ये पूरी कॉन्स्पिरेसी की। क्योंकि मैंने उसके कई दस्तावेज़ खुद देखे, कई साल पुरानी बात है, मैंने खुद सारी चीज़ें जाँची थी। तो लगता था कि हाँ, सडनली एकदम से 12 लड़कियाँ रेप केस करने कैसे आ गईं? आपको पता लग जाता है, एक माइंडसेट दिख जाती है उस सिचुएशन का। तो बड़ी बात ये है कि जहाँ पर वो ऐसे देश हैं जहाँ ये सब होता है। सर हमारे देश में
यहाँ पर निर्भया के केस में वहां पे तो वो अभी तक जेल काट रहे हैं, जिसमें मतलब यहाँ निर्भया सामने चली गई है, मतलब हमने वो केस भी कवर किया, और यहाँ पर वो नाबालिग बच निकलता है क्योंकि वो सिर्फ अपने रजिस्टर के अंदर अपनी डेट चेंज करा लेता है। तो सर बड़ी बात ये कि हमें कितने साल लगेंगे ऐसी सिचुएशन से जूझकर निकलने में, एक क्लैरिटी आने में, मतलब अपनी जिंदगी में तो मुझे लगता नहीं कि हम वो कुछ क्लियर देख पाएंगे चीजें। जहां पे ये कहा जाता है कि 56 इंच का सीना है और इतने बड़े चेंजेस कर रहे हैं, वहां ये वाले हिस्टोरिक बदलाव क्यों नहीं देखने को मिल रहे हैं? हिस्टोरिक यूजीसी, ये यूसीसी और ये सब मिलता है, बट ये नहीं मिलता सर। हिस्टोरिक की क्या बात करें, अभी दिल्ली के एक थाने में यूजीसी के मामले में प्रदर्शन कर रही दिल्ली विश्वविद्यालय की कुछ लड़कियों को गाली देते हुए एक झुंड घुसा थाने के भीतर, दिल्ली में, देश की राजधानी के थाने में, और वीडियो मौजूद है जो गालियां वो लोग दे रहे हैं। आके वो बिल्कुल खुलेआम कह रहे हैं कि मतलब वो सब उन शब्दों को दोहराना मुश्किल है, गालियां दे रहे हैं जैसे गालियां हमारे यहाँ सड़क पे औसत लोग देते हैं, जो स्त्रियों के अंगों से संबंधित होती है, उनके रिश्तों से संबंधित होती है। और वो जो है खुलेआम उसके वीडियोस बहुत उपलब्ध है। डेटोरेट कर गया, निचले स्तर पर आ रही हैं चीजें, ऐसा कानून लग का रहा है। राज खत्म है, हम देख रहे हैं जगह जगह किसी गरीब मुसलमान को, साधारण इंसान को, रोजी रोटी पटरी पे कमाने वाले को, छोटी दुकान किए हुए आदमी को गुंडे 10-20 पहुंच जा रहे हैं, ये दिखाओ वो दिखाओ, कानून हाथ में लेना, किसी को भी पीट देना, हाथ पैर तोड़ देना, जान से पीट पीट के मार देना, ये सब आम फहम हो रहा है। उड़ीसा से, उत्तराखंड से रोज बाढ़ आई हुई है, यहाँ के मुख्यमंत्री गण ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट तक को हम टेक्निकल डिसीजन करते हुए पा रहे हैं। तो हमने तो अपने को तहस नहस कर लिया है। आपको तो खैर आपकी उम्र हमसे छोटी है तो आपके पास ज्यादा वक्त है, लेकिन हमें अब बहुत मतलब निराशा हो रही है, जो भी हमारे सामने भविष्य है समझ उसमें सकती हूँ सर। ऐसी चीजें नहीं दिख रही हैं जिनसे हौसला बढ़े। बहुत निराशाजनक परिदृश्य है जी। और सर इस तरह की जितने भी केसेस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब 8 महीने के बाद तो मेरे ख्याल से कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, यूपी और उत्तराखंड में चुनाव होगा। और पिछली बार मुझे याद है कि एक केरल से या साउथ में, केरल से वो जो हिजाब वाला मामला, कर्नाटक से शुरू हुआ था हिजाब वाला मामला, और उसका इम्पैक्ट देखने को मिला था उत्तर प्रदेश के चुनाव में। और हम सबके आकलन जो थे वो बदल गए थे, कि हम कोई भी उस रिजल्ट से इत्तेफाक नहीं रख रहे थे यूपी में, जो कि रिजल्ट निकल कर आया था। क्योंकि मैं खुद भी ग्राउंड पे गई, आप खुद बहुत, मुझे अच्छे से याद है आपने कितना ट्रैवल किया था तब, लेकिन जो रिजल्ट निकल के आ रहे थे वो नहीं थे। तो क्या इस बार यूपी उत्तराखंड का चुनाव जो है, क्योंकि ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा 24 में, क्योंकि 37 सीटें भले ही समाजवादी पार्टी ले गई, लेकिन अब दिल्ली की पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह से वापस से कंट्रोलिंग लिया जाए। लेकिन दिल्ली और लखनऊ के बीच की दूरी भी यहाँ पे एक बड़ी है। तो ये खिचड़ी में क्लैरिटी क्या आने वाली है सर? देखिए, अभी तो अब चुनाव पर मुझे मैं तो बहुत शंका करने लगा हूँ। जिस तरह से एसआईआर हो रहा है, 4 करोड़ वोट तो उन्होंने पहले ही कम किए हैं। अब उसमें कितना सही कितना गलत है, चूंकि इस तरह की जांच करने के लिए ये मशीन के द्वारा लर्न करने लायक वो डाटा देते नहीं है। अब इतनी बड़ी टीम किसी विपक्षी दल के पास है कि नहीं है कि वो एक एक विधानसभा के 403 में इसकी एनालिसिस कर सके, पिछले डाटा से, नए डाटा से, और उसके पास इतने कार्यकर्ता हों जो फील्ड पे 1 लाख के करीब गांव हमारे हैं, जिनमें जाके वो सब जगह इसको जांच कर सके। जबकि दूसरी तरफ से जो खबरें आ रही हैं, जिसको अखिलेश यादव ने भी और अन्य लोगों ने भी उठाया है, कि इसमें बड़े पैमाने पर सभी जगह 1,11,000 के आसपास तो इसमें वो आई हैं, क्या नाम है, फॉर्म 7 की शिकायतें, और लगभग सभी जगह ये आ रहा है कि सब बीजेपी के लोग ही कर रहे हैं। उनके पास यानी पहले से लिस्ट है, और वो ज्यादातर जगहों पे माइनॉरिटी या यादव या ओबीसी के लोगों के या दलित लोगों के मत की शिकायतें हो रही हैं। तो अगर इस तरह से 1-1.5 करोड़ वोट अगर डिस्टर्ब कर लिया जाएगा, पहले जो लिस्ट बनी है उसमें भी पता नहीं कितना सच कितना गलत है, क्योंकि जांच नहीं, इन सब की कोई जांच करने न हो पा रही है, न वो करने की कोई परिस्थिति पैदा कर रहे हैं। और कोर्ट्स वगैरह भी इन सब चीजों पे अजीब सी व्यवहार कर रही हैं, और ये सब चीजें ज्यों की त्यों चलने दे रही हैं बिना जवाबदेही के। जो कोई भी प्रशासन चलेगा, तो हमें नहीं मालूम कि उस स्केल में वो कितनी गड़बड़ियां कर चुका है और कितनी गड़बड़ियां करा सकता है। जिस तरह के आरोप राहुल गांधी ने डिफरेंट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बहुत मेहनत से तैयार किए गए दस्तावेजों और इंफॉर्मेशन और स्टडी और टेक्निकल स्टडी के जरिए लगाए, उन सबको हम लोगों ने दरी के किनारे कर दिया। क्योंकि पूरा प्रशासन जो है एक तरफा चल रहा है।
वो लोकतांत्रिक आदत ही नहीं लग रही, उसमें किसी चीज की जवाबदेही करनी है, लोगों का विश्वास जीतना है, ये उसकी जरूरत ही नहीं महसूस कर रहे हैं। वो हर चीज को बुलडोज करना चाहते हैं। तो ये जो बुलडोज करने वाली परिस्थिति है, इस परिस्थिति में चुनाव के क्या नतीजे होंगे, मैं तो अब आकलन नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे लगता है पता नहीं ये कैसे होंगे, और क्या हमारे लोग आने वाले 2-3 सालों में फिर विपक्षी दलों के जो लोग हैं वो चुनावों में भाग लेंगे ये सब नतीजे देखने के बाद, या इससे वो भी निराश हो जाएंगे। मुझे बड़ी अजीब परिस्थितियां सामने दिख रही हैं। जिस तरह का चुनाव आयोग गठित किया गया, जैसा वो कानून बनाया गया, वो सब चीजें जो है सिर्फ और सिर्फ संदेह बढ़ाने वाली और साफ साफ बेईमानी करती हुई नजर आ रही है। और डिफरेंट हाई कोर्ट्स और कोर्ट्स में भी जो कुछ हो रहा है, ये पूरे सिस्टम ने अपने आप को लोगों में निराशा भरने जैसा एक मशीन में बदल लिया है। और ये चीज बहुत खतरनाक समाज के लिए होती है कि जब उसमें जवाबदेही खत्म हो जाए और शून्यता भरने लगे, तो फिर ये बहुत हमें नहीं पता कि किस तरह से प्रकट होगी भविष्य में। बिल्कुल सर, ये मतलब हालांकि इसमें बहुत आज क्योंकि चुनाव में थोड़ा कुछ महीने का समय है, लेकिन बिगुल तो शुरू हो गया है, बजना लोग तैयारी शुरू हो चुकी है चीजें। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अभी, जब जहां एप्स्टाइन की फाइल की बात करते हैं, वहीं पर एक इंपॉर्टेंट चीज की और बात कर रहे हैं, नरवणे की किताब की। मुकुंद नरवणे, पूर्व प्रमुख सेना जी, जी, अध्यक्ष जो है, वो उन्होंने जो किताब में लिख दिया, अब चर्चा ये हो रही है कि उन्होंने जो किताब में लिखा उसमें एक दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि पेंगुइन के पास जो हिस्से पहले उन्होंने जो मीडिया को रिलीज कर दिए, जिसकी वजह से किताब के वो हिस्से पहले चले गए, यानी कि पेंगुइन का माइंडसेट क्लियर था कि सरकार को अगर पता लगा तो ये से रोक सकती है, तो पहले ही उन्होंने बुक को ऑब्वियसली थोड़ा पॉपुलराइज ज्यादा हो जाए इस मकसद से किया होगा। लेकिन उसके बाद सरकार का उस पर दबाव बनना, धर्मेंद्र प्रधान से भी जब सवाल किया गया, उन्होंने बोला वो सब क्लियर है, पब्लिशर ने खुद इस बारे में बता दिया है। तो पॉइंट ये है कि यहाँ पर नरवणे ने किताब में अपना कॉन्वर्सेशन लिखना कितना जरूरी था, उस रात की बात का कॉन्वर्सेशन इतना जरूरी, वो बातचीत बाहर आनी जरूरी क्यों लगी उन्हें? आपको क्या लगता है, ये क्या एक विसल ब्लोअर की तरह देखा जाए इस वक्त मुकुंद नरवणे की इस किताब को? नहीं, मुझे तो लोगों ने और भी चीजें बताई हैं। जी। उन्होंने लोग बता रहे हैं कि ये इसका पीडीएफ मौजूद है, पब्लिक डोमेन में है, बहुत सारे लोगों के पास है, और बहुत सारे लोगों ने उसकी किताब पढ़ी है। वो बता रहे हैं कि उसमें 295 नंबर पेज या 195 नंबर पेज और 296 नंबर पेज पे उन्होंने विस्तार से बताया है कि हमारी जो नीति क्या है। हमारी दो दो सीमाएं हैं, एक पाकिस्तान के साथ और एक चीन के साथ। एक को हम एलओसी कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, और एक को एलएसी कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो जो एक्चुअली। चाइना के साथ है, हम इसको एलएसी कहते हैं। एलएसी के लिए हमारी जो चूंकि हमारा तो सिस्टम पॉलिटिक्स द्वारा नियंत्रित है ना, हम कोई सैनिक शासन नहीं है, तो हमारे जो जो सेना है वो पॉलिटिकल जो मास उसके हेड हैं उनसे अधिकार लेती है किसी भी कार्रवाई के लिए या एक किसी नीति के लिए। तो हमारी इस मामले में नीति है, जो नीति हमारी एलओसी पे है वो नीति एलएसी पे नहीं है। एलएसी पे एक लंबे समय से कभी फायर का आदान प्रदान नहीं हुआ है एक भी, जबकि उस बॉर्डर पे हर हफ्ते 10 दिन में महीनों में होता ही रहता है वो उस पाकिस्तान बॉर्डर पे। तो ये जो अधिकार देने की बात है कि क्या कहाँ करना है क्या क्या नहीं करना है, ये सब उसके लिए हमारे यहाँ सीसीएस बना हुआ है, कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी, वो इनको तय करती है। तो उन्होंने बताया कि एलएसी के लिए हमारे पास एक जमाने से ये अधिकार नहीं है। और चीन से हम उस तरह से, हमारे विदेश मंत्री कह चुके हैं कि हम उनकी 1/5 इकोनॉमी है, और ये कोई वाइज सवाल नहीं होगा कि हम उनके साथ पंगे लेते हुए घूमें, ऐसा हमारे विदेश मंत्री कह चुके हैं। तो ये भारत की नीति का एक थोड़ा सा, क्योंकि रक्षा के बहुत सारे मामलों में बहुत सारी चीजें पर्दे में रहती हैं और सरकारें उनको छुपाने की कोशिश करती हैं, तो इसलिए बहुत हम क्लियर पिक्चर नहीं देखते। लेकिन बहुत सारे विशेषज्ञ इस बात को हमारे सामने रखते हैं कि उस बॉर्डर पर, और बहुत सारी सरकार में रहे हुए लोग जैसे सुब्रमण्यम स्वामी वगैरह या बहुत से जनरल वगैरह ये कह रहे हैं कि इस दौरान जो है एक काफी बड़े भूभाग का, और वहां के नागरिक भी, लद्दाख के तमाम नागरिक, इवन जी। बीजेपी रहे सदर वहां के सज्जन, वो सब भी कह चुके हैं कि हमारा बहुत सारा ग्रेजिंग एरिया जो था, यानी जो भेड़ वेड़ हम चराने ले जाते थे, जानवर चराने ले सोनम जाते थे। वांगचुक तो सर दिल्ली तक पहुंच गए ना यही बात कहते कहते।
तो मतलब उनके अलावा भी मैं सोनम वांगचुक को बहुत चलो एक लोग। और कर देता हूँ कि उनको इन्होंने वो कर रखा है। वहां जो बीजेपी के पार्षद रहे और नेता रहे वो सब भी कहते रहे, वहां से संबंधित आबादी के बहुत सारे वीडियोस हैं जिन्होंने ये सब बताया है सर कि मुझे उन एरिया। याद आता है, सॉरी माफ कीजिएगा मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, मुझे याद आ रहा है उस वक्त में 2020 में एक बीजेपी के सांसद ने पार्लियामेंट में बोला था ये। वो तो अरुणाचल के हैं, तापिर गांव या क्या नाम है हाँ उनका जी, तापिर गाँव, हाँ तापिर गांव। तो वो हाँ। तो सही है, उन्होंने बोला था अरुणाचल में कि कितना एरिया उन्होंने ले लिया है, बीजेपी के वो भी सांसद। 2020 की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सच्चाइयां हैं। अब इन सच्चाइयों पे दूसरी ओर प्रधानमंत्री का बयान है, न कोई आया है, न कोई घुसा है, न कोई वगैरह वगैरह। अब जब उसमें ये फैक्ट हमारे सेनापति के द्वारा आता है, सेनाध्यक्ष सेनापति एक ही बात है, तो वो जब एक बता रहे हैं कि इस फला तारीख को इस चाइनीज टैंक चले आ रहे थे और 2.5 घंटे लगे और हमें डिसीजन नहीं मिला, और बाद में एक लाइन का जवाब ऐसा आ गया कि मेरे हाथ में गर्म आलू पकड़ा दिया लोगों ने। बहुत पता तो था, हम हाँ, इसको कि देखें आप कि जो उचित समझे वो कीजिए। हाँ, तो जो आप बताइए कि ये क्या, ये सच है, ये और नहीं सच है तो बताइए उस रात क्या ये हुआ था, क्या चाइनीज टैंक आ रहे थे। हमारी नॉर्दर्न कमांड ने, भाई नॉर्दर्न कमांड ने, ये सब चीजें तो रिकॉर्ड पे होंगी, क्यों नहीं इसको एक पार्लियामेंट्री कमेटी वगैरह जांच कर लेती। ऐसे देश को ऐसे भ्रम में क्यों रखा जा रहा है? रक्षा का सवाल है, देश की संप्रभुता का भी सवाल है। ठीक है, चीन के अपने दावे हैं बॉर्डर पे, दावा हमें नहीं पता हमारा सही है कि उनका सही है, हम उसको बातचीत से हल करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। वो बड़ी इकोनॉमी है, उसकी बड़ी हमसे ताकत है, बिल्कुल ठीक है। ये हम नहीं कह रहे कि आप जाके उसमें ओखली में सिर दे दीजिए, देश को विश्वास में तो लीजिए, देश को इन्फॉर्म तो कीजिए। देश को अनइन्फॉर्म्ड रख के अविश्वास में क्यों आप रखे हुए? ये तो इनके तो उत्तर चाहिए ना देशवासियों को। देश सिर्फ आपका नहीं है कि आप प्रधानमंत्री हैं या रक्षा मंत्री हैं या कोई मंत्री है, देश हर नागरिक का है। जो 22-23 बच्चे, 22-23 हमारे नौजवान इस स्किर्मिश में गलवा में मारे गए, वो किसी राजनेता के बच्चे नहीं थे, वो साधारण लोगों के बच्चे हैं। वही सीमा पर लगे हुए हैं, कुछ होगा तो वही पहले मारे जाएंगे। आप तो सुरक्षित होंगे बंकरों में। तो बिल्कुल सर। उनके लोगों को ये पता ना हो कि वो किस लिए मारे जा रहे हैं, और उनको ये ना पता हो, उनको ये हक नहीं है, छुपाने का हक आपको है। ये तो नहीं हो सकता। हो ये रहा है। बात ये है, छोड़ दीजिए पब्लिशर ने क्या कहा, किताब ने क्या कहा, टेक्निकली क्या है नहीं है, कुछ बातें तो सत्य है। किताब लिखी गई है, नरवणे साहब बिल्कुल ने इसको नहीं किया है। पेंगुइन बातचीत ने, हुई है। पेंगुइन को प्रकाशन के राइट उन्होंने दिए थे, किसी ने नहीं कहा है। पेंगुइन ने उसकी प्री बुकिंग शुरू कर दी थी अमेजन और सब पर, कोई बिल्कुल इससे इनकार नहीं कर रहा है। नरवणे साहब ने उसका ट्वीट आगे बढ़ाया था कि इसकी प्री बुक कर लीजिए, कोई इससे इनकार नहीं कर रहा है। इतनी चीजें अगर तथ्य है तो किताब एग्जिस्ट करती है, किस फॉर्म में है उस पर आप झगड़ा करते रहिए। जो किताब एग्जिस्ट करती है उसका एक फैक्ट सामने है। आप कह रहे हैं कि किताब नहीं छपी, नहीं छपी, ये फैक्ट है कि नहीं? बताइए उस तारीख को चाइनीज टैंक आ रहे थे कि नहीं? किताब को जाने दीजिए, पेंगुइन को तो जाने दीजिए। बातचीत का वो अंश जनता के सामने आने में बुराई क्या है, कम से कम पता लग ये जाएगा। है, यही गड़बड़ी है। जब 62 में हम चीन के साथ युद्ध में हमारी पराजय हुई तो वो तथ्य हमारे सामने है सारे। उस समय की सरकार, सेना, रक्षा मंत्री जो भी हैं, उनकी आलोचना, समालोचना, गलती सही सब हमारे पास उपलब्ध है, हम बात करते हैं। उस समय भी थी, अब भी है और बाद में इस भी देश में रहेगी। सरकार ने सर लोगों से मदद भी मांगी, जब पैसा धन मांगा गया जी था कि मदद जी, कीजिए आप। समय आप हमें उसको कम से कम कैसे, पता था कि हम कहाँ कमजोर हैं। क्यों आप लड़ाई कर रहे हैं? क्या डॉक्ट्रिन बदल गया कि अब जनता को आप विश्वास में नहीं ले रहे? हाँ तो ये ये है। इम्पोर्टेंट है, कम से कम हमारा इतना हक तो है कि हमें पता चले कि एग्जैक्टली वहां क्या हो रहा है, ये जानकारी जनता को होनी चाहिए। हाँ हमें आप हाँ। बता रहे कि हम बाहर से बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग शील्ड के साथ हैं, लेकिन अंदर से रियलिटी कुछ और हो, वो शील्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है और हाँ, अचानक से कोई अटैक करे और वो शील्ड एकदम से टूटती हुई दिखाई देगी, तो फिर वो बड़ा झटका है, वो परिस्थिति ज्यादा खतरनाक है। सही उसमें किस बात। तरह से लोग स्टैंड करेंगे, ये एक हम्म, बहुत चिंता वाली बात है, क्योंकि किताब में अंदर किया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है किताब से ज्यादा कि उनकी बातचीत में क्या हुआ था,
जो बातचीत के अंश हैं उसको तो हटाया नहीं जा सकता है, लेकिन बड़ी बात यह है कि यहाँ पर बीजेपी इन सब चीजों को इस तरह से ट्रीट करने की कोशिश कर रही है जिससे कि ये मुद्दे वहीं के वहीं विपक्ष खत्म करे और आगे वो ना चल पाए। खैर इसी में सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिन पर हमें लगातार बात भी करनी है और लगातार सवाल भी खड़े करने हैं, क्योंकि फिर दोबारा एक खबर पुरानी हुई, एक नया पैटर्न हो गया है, लोग भूल जाते हैं बहुत जल्दी और आगे उसकी चर्चा नहीं करते हैं, जो कि बहुत जरूरी है हर परिस्थिति में। क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार ऐसा हुआ, जब अटैक हुआ तो उस वक्त एक बार वो वीडियो रिकॉर्ड करे थे, एक बार कुछ और वीडियो था, क्या था, इस तरह की परिस्थितियों में मतलब पता लगता है कि उस मोमेंट पे ये चीजें होती हैं। तो आप क्या कर रहे हैं और आपकी क्या कॉन्वर्सेशन हो रही है, आप इतने बिजी नहीं हो सकते, रक्षा मंत्री फोन नहीं उठा रहा है, फिर बाद में पीएम से बात होती है तो वो ये कह देते हैं, तो ये कुछ एक दूसरे के शोल्डर पर बंदूक रखने वाली बात हो गई, जो अच्छी तो करना ही है कम से कम। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर टाइम विद अस, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।